कहे गए वादे के मुताबिक 1 घंटे के जस्ट बाद ही देखिए हम एक नए टॉपिक के साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये देखिए 29 मार्च के आधार पर 29 मार्च के अकॉर्डिंग जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, इस संस्कृत पेपर में ध्यान दीजिएगा एक समास नामक प्रकरण भी आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से समास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं, समास आता है परीक्षा में, और ये समास जो है आपका 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का समास जो है प्रकरण आपका रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक ना बोल करके सिर्फ अपने टॉपिक पर ही रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 समासों की लिस्ट है। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास द्विगु समास और तीसरे समास का नाम है बहुब्रीहि समास। ये 3 समासों का प्रकरण है। इन्हीं 3 समासों में पूरा विश्वास है, पूरी आशा है, पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। निश्चित है कि यहीं से आएगा। देखिए पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। आइए इसी समास के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है अव्ययी भाव समास का सूत्र जो होता है वह पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। ये जो है आपके समास अव्ययी भाव समास का सूत्र है। इसके साथ देखिए अब आगे देखिए लिखा है कि अर्थात समस्त अब देखिए इसकी परिभाषा थोड़ी सी हिंदी में लिखी गई है। ये देखिए लिखा है कि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो, समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो उस समास का नाम क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह समस्त पद क्रिया विशेषण होकर के अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में आपके नहीं आता है, थोड़ा सी फॉर्मेलिटी के रूप में रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ये अव्ययी भाव समास समझने के लिए क्या इस पद में, जैसे एक पद है मान लीजिए उदाहरण के रूप में यथाशक्ति, प्रतिदिनम, प्रत्यक्षम, अधिहरि, निर्मच्छिकम, उपगंगम, अनुविष्णु, उपकूलम, उपकृष्णम, प्रत्येकम, आजीवनम, यथा योग्यम और उपतटम। ये जो आपके कुल समास के जो सूत्र क्या बोलते हैं उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों में कैसे पकड़ें कि इसमें अव्ययी भाव समास है। क्योंकि परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखिए। जैसे एक समास दे देगा यथाशक्ति, कहेगा कि इसका विग्रह कीजिए और विग्रह करने के पश्चात जो है इसमें कौन सा समास है यह भी निर्धारित रहता है। बताइए कि कौन सा समास इसमें है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इन जो 13 जो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, इन 13 उदाहरणों में आखिर ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए जिससे पकड़ में आ जाए कि ये अव्ययी भाव समास हैं। तो देखिए बहुत ही सरल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 10 जब आपको हिंदी पढ़ा रहा था तो हिंदी मैंने आपको एक उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया था। उपसर्ग में कुछ ऐसे भी अक्षर होते थे जो शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते थे। जैसे निर से निरपराध बन गया, निर्दोष बन गया, अप से अपमान बन गया, अपना बन गया, उप से उपमान, उपमा, उपमेय ये बन गए। ठीक है, सह से सहपाठी, सहगामी, सहचर, सहयात्री, ये सहयोग, ये सब बन गए। तो यही है उपसर्ग। 2 ऐसे अक्षर, एक ऐसा अक्षर होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। इन्हीं उपसर्गों का कमाल देखिए इस अव्ययी भाव समास में जुड़ा है। अव्ययी भाव समास का देखिए एक एक पद देखिए, यथा, प्रतिदिन, प्रति, अधि, निर, उप, अनु, उप, प्रति, आ, यथा, उप। ये देखिए आगे क्या है, सब उपसर्ग जुड़े हुए हैं शब्दों के।
ये उपसर्ग जो शब्दों के जुड़े हैं, शब्दों के आगे जो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, ये उपसर्ग वही बता दे रहा है कि ये कौन सा समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है, पहचानिए। देखिए, यथा से यथाशक्ति बन गया, और प्रति से प्रतिदिन बन गया, प्रति से प्रत्यक्ष बन गया यण संधि के अनुसार, आदि से अधिहरि बन गया, निर से निर्मच्छिक बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, उप से उपगंगम, अनु से अनुविष्णु। ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये आप पहचानने का तरीका है आपके, आप इसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब इसी का आपको विग्रह कर देना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जैसे ही देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें और कोई समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास है। पूरी गारंटी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी का हम लोग विग्रह कर देते हैं। विग्रह करने पर भी 1 नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, या आधा नंबर देगा जरूर। कैसे? देखिए, यथाशक्ति का विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। ये यथाशक्ति का विग्रह हो गया, शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति के अनुसार। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन का जो ये देखिए समास विग्रह जब हम करेंगे किसी समस्त पद का, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। आगे देखिए लिखा है प्रत्यक्षम अच्छम अच्छम प्रति, अधिहरि हरे सादृशम, अर्थात हरि के सामने, निर्मच्छिकम मच्छिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव। फिर देखिए आगे लिखा है, क्या लिखा है? उपगंगम, गंगा या समीपम। देखिए उप जो होता है वो समीप के अर्थ में जोड़ा जाता है, तो उपगंगम मतलब गंगा या समीपम। या विग्रह कर रहे हैं, याद रखिएगा, आएगा परीक्षा में। अनु विष्णु का जब आप विग्रह करेंगे तो आप लिखेंगे विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात। ये जो अनु है वो पश्चात माने पीछे के शब्द में जुड़ता है। अब देखिए उपकूलम, देखिए कूलस से समीपम, ये जो उप है वो समीप के अर्थ में जुड़ता है। तो उपकूलम का जब आप विग्रह करेंगे भैया तो यहाँ पे लिखेंगे कूलस्य समीपम। आगे देखिए उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आता जरूर है, निश्चित रूप से प्रत्येक कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा आता रहता है। देखिए आजीवनम, जीवनस्य पर्यंतम, यथो यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम्य, उपतटम, तटस्य समीपम। देखिए यहाँ पे उप, यथा, आ, प्रति, उप, उप, अनु, उप, निर, अधि, प्रति, प्रति, यथा, ये सब शब्दों के आगे जो जुड़े हुए हैं ये उपसर्ग ही बता दे रहे हैं इसमें कौन सा समास है। तो आप बता देंगे क्या? अव्ययी भाव। आप ये रट के जाइएगा, अगर परीक्षा में ना आएगा तो कहिएगा निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न बनना तय है अव्ययी भाव से। अगर अव्ययी भाव समास करना आया तब आप कहिएगा। अब आइए दूसरे समास पे चलते हैं, जिस समास का क्या नाम है? द्विगु समास। ये भी देखिए आ सकता है परीक्षा में, 3 तो समझ ही पढ़ना है। पहला आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल आप जो है केवल याद कर लीजिए, याद भी मत कीजिए, केवल इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा। आपको जल्द से जल्द वीडियो ये देने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। अगले 1 घंटे में यह वीडियो आपको आराम से मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है आगे देखिए कि द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? ये देखिए संख्या पूर्वे द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि द्विगु समास आप हिंदी में भी पढ़े थे, एकदम सेम टू सेम यही है। ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है जिस समास का पहला पद, देखिए समास 2 पदों से मिलकर के बना होता है, तो कह रहे हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, जल्दी उदाहरण देखिए क्योंकि समय आपके पास कम है। अभी हमें और वीडियो आप लोगों को भेजना है ताकि परसों की परीक्षा में आप कमाल करें। ये देखिए त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। अब देखिए यहाँ पे मत लिखिएगा 3 भुवनों का समाहार, पंचगवम 5 गावों का समाहार, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे इसको आप संस्कृत में दर्शाएंगे तो आप लिखेंगे त्रिभुवनम का त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, पंचगवम पंचानाम गवानाम समाहार, चतुर्फलम चतुर्णाम फलानाम समाहार, सप्ताध्यायी सप्तानाम अध्यायानाम समाहार।
नवरात्र नवानाम रात्राणाम समाहारः। बहुत ही सरल है, एक बार आप इसे केवल दोहरा लीजिए, पूरी गारंटी है परीक्षा में आपका ये 2 अंक कहीं नहीं गया है समास को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, लोग केवल ऐसे हल्ला उड़ा देते हैं कि संस्कृत बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस पर ध्यान नहीं देंगे वो आपके लिए कठिन ही होगा। जिस किसी भी चीज को, जिस किसी भी बात को अगर हम ध्यान देंगे वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। आज तक संस्कृत विषय पर अन्य विषयों को पढ़ते पढ़ते इस पर इतना बोझ चला गया कि लोग इसे पढ़ना ही नहीं चाहे, सोचे जब परीक्षा नजदीक आएगा तो हम पढ़ लेंगे। तो अब परीक्षा नजदीक आई है, अब तो पढ़ लो। आइए देखते हैं आगे। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार। देखिए सब में एकदम सेटिंग है, आप कहीं बहकिएगा मत। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहार, सप्तशती सप्तानाम शतानाम समाहार, अष्टाध्यायी अष्टानाम अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, त्रिवेणी तिसृणाम वेणीनाम समाहार, चतुर्युगम चतुर्णाम युगाणाम समाहार, अर्थात 4 युगों का समूह। अब ये देखिए, पंचमूली पंचानाम मूलानाम समाहार, त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहार, चतुर्भुजम चतुर्णाम भुजानाम समाहार। अब यहाँ पे एक चीज और कॉमन चीज है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी द्विगु समास आप देखेंगे, द्विगु समास का पहला पद देखिए हमेशा संख्यावाची होगा। संख्यावाची का मतलब यह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो है पहले वाले शब्द में हमेशा ये शब्द अंकों में गिने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे कौन सा समास है, द्विगु समास है। यहाँ से भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा प्रधान होता है वही द्विगु समास कहलाता है। और वहां पे लिखा था जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। अब अव्ययी भाव समास पकड़ने का ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि पहले सब वो जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण के पहला जो शब्द होता है वो हमेशा अव्यय में अर्थात उपसर्गों में गिणित किया जाता है। और यहाँ पे जो है ये आपको जो बताया गया द्विगु समास में जो है त्रिभुवन पंचगमम चतुर्फलम, इसमें देखिए सब में क्या है, संख्याएं निर्धारित की गई, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है, द्विगु समास है, याद रखिएगा। अब आइए बहुब्रीहि समास अपने अंतिम समास पर चलते हैं। देखिए लिखा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है वहां पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है। जिस समास का पहला पद और दूसरा पद मिल करके किसी तीसरे पद का निर्माण करे वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद ये हो गया आपका समास विग्रह, और ये तीसरा पद देखिए कैसे बन रहा है, कहा जा रहा है पीतांबरः। देखिए पीतम अंबरम यस्य स, पीला है अंबर जिसका, पीतम मतलब पीला, अंबरम मतलब वस्त्र, यस्य माने जिसका, स माने किसका, उसका, किसका आकर है, पीला है, अंबर माने वस्त्र जिसका, वह है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र देखिए पीला होता है, उनके बड़े भाई श्री बलराम जी वस्त्र जो पहनते हैं वो पीला। तो वहां पे देखिए उपमा दिया गया पीतांबरः, पीतम अंबरम यश, सब ये मत देखिएगा पीले अंबरों वाला अर्थात कृष्ण, ऐसे नहीं लिखना है, पीतम अंबरम यस्य स, पीले अंबरों वाला नहीं, पीतम अंबरम यस्य स। अब देखिए यशोधन, यशः एव धन यस्य स, यश ही है जिसका धन अर्थात यशस्वी पुरुष। अब देखिए आगे लिखा है गजानन, गजः आननः यस्य स, गज के समान मुख है जिसका, स वह है कौन, गणेश। ये देखिए तीसरा पद बन गया। आगे क्या लिखा है, महाशयः, महान आशयः यस्य स, महान आशय यस्य स मतलब जो सभ्य पुरुष होते हैं, जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वे क्या होते हैं, महान होते हैं। समझ में आया नहीं। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि लंब कर्ण, लंबम लंबौ कर्णौ यस्य स, लंबे कानों वाला। आगे देखिए लिखा है चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य स, अर्थात चक्र किसके हाथ में है, बता दीजिए, विष्णु जी के हाथ में है।
फिर देखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रमा है जिसके सिर पर विराजित। ध्यान दीजिएगा, पहला पद चंद्र और शेखर में शिखर, शिखर मतलब सिर, मूल, कपाल, तो कह रहे हैं चंद्रमा है सिर पर जिसके। अब किसके सिर पर है, तो तीसरे पद का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, एकदम ईमानदारी। देखिए शिव और शंकर आ रहा है। आगे सुपुत्र, पुत्रेण सहित, पुत्र के साथ। फिर देखिए नीलकंठ, ये देखिए कई बार आता है, नीलकंठ, नीलकंठ यस्य स, भगवान शंकर। लंबोदरा, ये देखिए परीक्षा की जान है, हर बार पता नहीं एग्जामिनर को कितना इससे मोह हो जाता है, बार बार पूछा जाता है। लंबोदरा लंबम उदरम यस्य स, गणेश जी। चतुरानन, चतुर आनन यस्य स, चार आनन माने मुख है जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ायाम यस्य स, चंद्रमा है चूड़ा, चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके। धनुष पाणी, धनुष हाथ, धनुष धनु पाणव यस्य स, धनुष है हाथ में जिसके। गदा पाणी, गदा पाणव यस्य स, गदा है दो हाथ में जिसके। हनुमान जी। वीर पुरुष, वीरा पुरुषा सन्ति यत्र, वीर पुरुष है जो, वे कौन, वे पुरुष जाते वे वीर पुरुष वाला। तो ये देखिए पीताम्बर, यशोधन, गजानन, महाशय, लंबोदर, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वहां पर बहुब्रीहि समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा प्रधान हो वहां पर द्विगु समास, ध्यान दीजिएगा। और जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा प्रधान हो वहां पर क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास होता है। ये तीन प्रकार के आपको समास मिले, इन्हीं तीनों समासों में पक्का है, देख लीजिएगा आएगा खूब अच्छी तरह से। इसके 10-12 एग्जाम्पल हैं, 15 एग्जाम्पल इसके हैं, 15 एग्जाम्पल इसके हैं। इन 15 या 45, 40, 45 जो एग्जाम्पल हैं, 40-45 उदाहरणों को अगर आप ध्यान पूर्वक 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके आ जाएंगे परीक्षा में। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जाते जाते हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है परीक्षा में, ये भी आपको जरूरी है जानना। तो देखिए आप कुछ मत करिएगा, केवल और केवल देखिए परीक्षा में क्या पूछेगा। परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित सामासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। जैसे अगर कह दिया कि ये देखिए दे दिया पंचवटी, क्या दे दिया, पंचवटी अगर दे दिया तो प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 का क है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे प्रश्नोत्तर। ध्यान दीजिएगा 12 का क और पहला कर रहे हैं आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्या कर रहे हैं इसको लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, पंचवटी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए ना। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए समास विग्रह, ये आपका हेडिंग पड़ गया। और यहाँ दूसरी लाइन में लिख दीजिए समास का नाम। ठीक, पंचवटी का जब आप विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पंचानाम, वटानाम, समाहारः। अब देखिए यहाँ पे पंचवटी में देखिए जो पंच माने 5 होता है, अर्थात द्विगु समास चला गया। जिस समास का पहला पद संख्यावाची दूसरा प्रधान होता है वहां द्विगु समास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समास के नाम में द्विगु समास। बस इतना ही आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर 12 का पहला, दूसरा, तीसरा, जिस ऑप्शन का आपको समझ में आ रहा हो उसको लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए काला पेन से समास विग्रह, समास का नाम, यहाँ पर नीले पेन से आप लिख दीजिए पंचानाम, वटानाम, समाहारः और द्विगु समास, यहाँ इसका नाम है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपको चेक करके एक आधा नंबर यहाँ पे और आधा नंबर यहाँ, बस हो गया। उसी के नीचे एक और बहुविकल्पी दे देगा कि पंचवटी में कौन सा समास है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जहाँ पे आपका जो है द्विगु समास लिखा रहेगा वहां पे आप टिक कर दीजिएगा, काम खत्म। यही आपको समास करने का जो है समास विग्रह या समास विग्रह का समास करने के लिए देगा। आपको घबराना नहीं है, एकदम निश्चित रूप से बिंदास तरीके से लिखना है। 2 मिनट का काम है मित्र, और आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। पूरा उम्मीद, पूरी विश्वास, पूरी लगन के साथ बताया हूँ, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा।
तो अधिक से अधिक आप इसे पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भेजिए तमाम जगहों पर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप परीक्षा में 100% नंबर पा जाएं, यही मेरी लालसा है और कुछ नहीं। अभी 1 घंटे बाद एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक इसको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।